या आप इंडेक्स कॉपी कर लीजिए चैप्टर की। सर वो इनर्ट के बाद क्या लिखा है सेकंड लास्ट पार्ट में? पेयर, इनर्ट पेयर इफेक्ट और बॉन्ड एंगल। हो गया कॉपी इंडेक्स। सर 1 डन। यस सर। चलो मैं अगर आपसे सिंपल वर्ड्स में पूछूं कि आप केमिकल बॉन्ड को कैसे डिफाइन करोगे, बता सकते हैं?
So pull between two atoms. Force of attraction between atoms. और बोलिए। और कुछ? और डेफिनेशन कुछ आप सिंपल वर्ड्स में बोल दीजिए, मुझे डेफिनेशन नहीं चाहिए। Sir, it keeps the atom stable. और Sir, it results due to sharing or donation of electrons. अभी आप लिखिए नहीं, केवल सुनिए और समझिए। मैं आपको बोलूंगा लिखने के लिए, तब लिखना। देखिए डेफिनेशन में क्या क्या रिक्वायर्ड है। इट इज डिफाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट बिटवीन टू और मोर देन टू एटम आयंस और स्पीशीज होल्ड टुगेदर एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल। तो ये कंपल्सरी है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, दो से ज्यादा एटम्स आयंस या स्पीशीज होना चाहिए, और फाइनली स्टेबल होना चाहिए। लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज, ये सब कुछ क्यों होना चाहिए? बेसिक रीजन क्या होगा? कॉज ऑफ बॉन्डिंग क्या होगा? कॉज नहीं बल्कि कॉजेज ऑफ बॉन्डिंग क्या हम डिफाइन करेंगे, बता सकते हैं? क्यों बन रहा होगा केमिकल बॉन्ड? हाँ? Stable बना देता है bond. क्या बना देता है? It makes the atom stable. इसलिए बनता है टू अटेन स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी कैसे अचीव होती है? एनी आइडिया? Filling of valence shell. Triplet rules. देखिए इस पर दो डिफरेंट थ्योरीज हैं। पहला, स्टेबिलिटी कैसे अचीव होगी? तो पहला बाय डिक्रीजिंग एनर्जी। एनर्जी और स्टेबिलिटी इनवर्सली रिलेटेड होती है। हाई एनर्जी लो स्टेबिलिटी। तो अगर वो अपनी एनर्जी को डिक्रीज कर दे तो स्टेबिलिटी अचीव कर सकता है। एक थ्योरी ये है। दूसरी थ्योरी, by completing their octets, by completing their octets। अब ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा? एक पहला प्रोसेस क्या है? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा प्रोसेस कहता है बाय Sharing. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब शेयरिंग कैसे होगी? तो इसके लिए भी दो पार्ट, एक है म्यूचुअल शेयरिंग और दूसरा केस वेयर द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन is transferred by सिंगल आइटम। नीचे का दिख रहा है क्या उधर का? So थोड़ा सा कट रहा हाँ है. सर, बस वो एटम नहीं दिख रहा है, वो समझ जाए। आइटम नहीं दिख रहा है लेकिन चलो ठीक है। ठीक है,
अब ये ऑक्टेट का ये जो पार्ट है, आपने देखो 10th में खूब पढ़ा है ऑक्टेट के बारे में, बट ये सब आया कहाँ से? तो इट्स अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस थ्योरी। आपने नाम शायद नहीं सुना होगा इसका 10th में। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस थ्योरी का पार्ट है। थ्योरी वाज गिवन बाय कॉसेल, लैंगमुइर एंड लुइस, इसीलिए इसे लुइस थ्योरी भी बोलते हैं। ये 3 नाम है। अभी आप नोट करिए, फिर इनके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। सर वो लैंगमुइर है। हाँ लैंगमुइर है, आप लंगूर लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है। हो गया सर। सबका हो गया? नो सर। ठीक है, इस चैप्टर को जरा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसका यूज पूरी केमिस्ट्री में होता है। तो आप एक एक वर्ड को पहले अच्छे से समझ लीजिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि आपको याद करना पड़ेगा, ये बिल्कुल भी याद करने वाला टॉपिक नहीं है। आप इसे समझ लेंगे ना अच्छे से,
कुछ भी यहाँ याद करने के लिए नहीं, जहाँ याद करने वाला रहेगा मैं आपको बोलूंगा, इसलिए आप थोड़ा समझने पे फोकस करिए। हमने जो यहाँ पे टर्म्स पढ़े उनके बेसिस पे हम इन्हें बॉन्ड्स के नाम देते हैं। स्टॉप राइटिंग, हम जल्द देखिए। Chemical bond formed by the transfer of electron from electropositive to electronegative atom is called ionic or electrovalent bond. अब एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं आयनिक बॉन्ड का, तो क्या एग्जाम्पल याद आता है? NaCl। सोडियम क्लोराइड। बस ठीक है। अब आप इस चैप्टर में ये बात समझोगे कि NaCl उतना आयनिक नहीं जितना आपने उसे समझ के रखा है, और बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिन्हें आपने आयनिक नहीं समझा लेकिन वो बहुत ज्यादा आयनिक है। ठीक है, इसलिए अभी तो फिलहाल मैं एग्जाम्पल में यहाँ से एक ही बात लिखूंगा कि एस ब्लॉक कंपाउंड, एस ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट जो है वो आयनिक बॉन्ड ही बनाता है। कम से कम एस ब्लॉक तो आप पकड़ ही लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सब आयनिक ही बनाते हैं। फिर कंडीशन की बात करें, ये आप लिखेंगे, मैं समझाऊंगा जब ये पूरा हो जाएंगे पॉइंट सारे। मैं इतना पहले रीड कर देता हूँ। कंडीशन लिखी है मैंने, कंडीशन में पहला पॉइंट है लो आयोनाइजेशन एनर्जी। आपको पीरियोडिक में बताया था मैंने। फेवर द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, कैटायन के बनने के लिए ये रिक्वायर्ड है, एंड दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। दूसरा, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगेंस्ट अ पार्ट ऑफ पीरियोडिक, इट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ एनायन, दिस एक्सोथर्मिक प्रोसेस। थर्ड है हाई लेटाइस एनर्जी, दिस इज न्यू फॉर यू, इसे अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, अब इसे कंप्लीट कर लो। फेवर द स्टेबिलिटी इन एक्सोथर्मिक आल्सो, एंड द लास्ट सम ऑफ ऑल एनर्जी शुड बी नेगेटिव। व्हाट इज इट मीन वो भी मैं बताता हूं, आप इसे कॉपी करें।
केशव लैपटॉप पर सर वो एग्जांपल में एस ब्लॉक कंपाउंड्स लिखा है। वो ये देख वो लोग किधर बाबा जी ना दे झाड़ू छापना सीधा से वापर की मालूम नहीं है किसी का वापर नहीं ऊपर नीचे जहाँ से डिस्टरबेंस आ रहा है बोला मैं बोला वे भी खराब है चल नहीं सर मानसिक आजार नाही होतील तर काय होतील मानसिक आजाराची संख्या 27 वर्ष सर म्यूट करो ना। मानसिक आजार क्या बोल रहे हैं? किसी का आ जाए। हो गया? नहीं बाबा आया कि नहीं आया Sir, 2 minutes. गैस कॉपी हो गया? यस सर। No, sir. सर नीचे का पार्ट थोड़ा सा बाकी है। कहाँ पर? सर ये सेकंड पॉइंट से। ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे मैंने जो वहाँ लेटाइस एनर्जी लिखा था उसका मीनिंग डेफिनेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन ऑपोजिट चार्ज आयंस कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के बनने में ऑपोजिट चार्ज आयन जो है अट्रैक्ट होते हैं एंड कंबाइन टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। इसमें जो एनर्जी फ्री हो रही है उसे ही लेटाइस एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी फ्री हो रही है देखिए, इसीलिए प्रोसेस कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। अब इसके बारे में जो कैलकुलेशन होता है वो बॉर्न हैबर साइकिल करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में, तो आगे चैप्टर में सीखेंगे, अभी कोई कैलकुलेशन आता नहीं है। अब एक स्टेटमेंट वहां लिखा था सम ऑफ ऑल एनर्जी शुड बी नेगेटिव, उसका मीनिंग क्या है? तो एनर्जी कौन कौन सी इन्वॉल्व हुई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लेटाइस एनर्जी, इनका सम नेगेटिव होना चाहिए। किसी को याद आ रहा है नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। और स्टेबिलिटी और एनर्जी का क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। जाएगी। सर क्या बोला? रिलीज कर दिया तो सिस्टम के पास एनर्जी कम या ज्यादा? कम हो जाएगी, मतलब कम स्टेबिलिटी हो बढ़ जाएगा। एनर्जी अगर सिस्टम के पास कम तो स्टेबिलिटी सिस्टम की ज्यादा। तो ये स्टेटमेंट फेवर करता है कंपाउंड की स्टेबिलिटी को, इज इट? इसके बाद हमने कंडीशंस में क्या पढ़ा? ए आपका लो आयनाइजेशन एनर्जी, बी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सी हाई लेटाइस एनर्जी, डी उन सब का सम नेगेटिव होना चाहिए। अब हर बार ये चार कंडीशन आपको टेस्ट करनी पड़ेंगी, तब आप कंपाउंड को जज कर पाओगे। तो अब इसमें तो टाइम चला जाएगा, तो इन सब की समरी एक स्टेटमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस शुड बी हाई। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का क्या मतलब होता है? अब हुआ। NaCl के एग्जांपल आप ले लेते हैं। एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है और अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती है। यानी ग्रुप 1 के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? मिनिमम। यस सर। और Cl यानी 7 ग्रुप के लिए क्या होगी? मैक्सिमम। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या आएगा, मिनिमम या मैक्सिमम? मैक्सिमम। डिफरेंस ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस शुड बी हाई। इसीलिए NaCl इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ आयनिक कंपाउंड। मतलब एक एग्जांपल ये हो सकता है क्योंकि ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, पर ऐसा नहीं कह सकते कि और फॉलो नहीं करते। इससे भी ज्यादा कंपाउंड्स हैं आयनिक हो सकते हैं, वो हम आपको कंपैरिजन सिखाएंगे। इज इट क्लियर गाइस? यस। यस सर। करिए कॉपी। सर वो कैलकुलेशन इज डन बाय फिर क्या लिखा है? बॉन्ड BORN हैबर साइकिल नेम ऑफ प्रोसेस है, वो पढ़ेंगे हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री।
Done. स्टार्ट करें। देखिए, अभी ये सब जो पढ़े हुए हैं सारे टर्म्स के बारे में आपने डिटेल स्टडी किया है। लेटाइस एनर्जी के बारे में थोड़ा और डिस्कशन करना है, इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं चाहिए पड़ेगा, डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो। गाइस मुझे बताएंगे ऑपोजिट चार्ज आयंस के बीच में कौन सा फोर्स वर्क करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक। Force of it. फॉर्मूला क्या होता है उसका? A Q1 Q2 upon R square। अभी मैं इसी फॉर्मूले को यूज करके ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए, लेटाइस एनर्जी क्योंकि ऑपोजिट चार्ज आयंस के बीच में वर्क करती है जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो व्हाट वी कैन से लेटाइस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन and that force of attraction is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to size। अब हम कंपेयर कैसे करेंगे? तो अगर चार्जेस ज्यादा हुए, चार्जेस का प्रोडक्ट अगर ज्यादा हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा और लेटाइस एनर्जी भी ज्यादा होगी। इसी तरह अगर हम आर यानी साइज का फैक्टर पकड़ लेते हैं, तो साइज अगर ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम या ज्यादा? कम Come. होगा। कम। कम। और लेटाइस एनर्जी
वो भी कम। ठीक, अब कैसे कंपेयर करेंगे? ठीक है, हमारे पास तो कोई एक ही फैक्टर होगा, तो मैंने यहाँ लिखा है चार्जेस का फैक्टर इज प्राइमरी और साइज का फैक्टर इज सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब क्या है? तो जब कभी भी हमें कोई कंपैरिजन करना होगा तो सबसे पहले हम चार्जेस देखेंगे, अगर चार्जेस से हमारा आंसर नहीं आता तो हम साइज देखेंगे। मतलब इधर देखिए, ये क्वेश्चन जेई का पूछा हुआ है, ठीक है। अब मैं इस पे अपनी ट्रिक लगा रहा हूँ। केबीआर और एलआईएफ पहले हम कंपेयर करते हैं। के के ऊपर कितना चार्ज होगा? -1। बराबर है ना? एलआईएफ पे बोलिए, -1। है ना? अब बताइए इन दोनों में से किसके चार्जेस का प्रोडक्ट ज्यादा है, केबीआर और एलआईएफ में? दोनों सेम है। दोनों सेम है, तो इसका मतलब प्राइमरी फैक्टर इज नॉट एप्लीकेबल। अब सेकेंडरी फैक्टर पे आते हैं। पोटेशियम और लिथियम में बड़ा कौन है? पोटेशियम। पोटेशियम। लैटिस एनर्जी किसका ज्यादा होगा? लिथियम का। हो गया, समझा? यस सर। अब मैग्नीशियम पे चार्ज लिखते हैं, ऑक्सीजन का चार्ज लिखते हैं। अब बताइए किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, एलआईएफ और एमजीओ में? LIF। MgO। MgO सॉरी। क्वेश्चन समझ में आया? सर एक और बार समझा तो यस सर, एक और बार। मैं कह रहा हूं आप चार्जेस लिखिए, अगर चार्जेस सेम आ जाएं तो चार्ज को मत देखिए, साइज को देखिए, जो छोटा होगा उसका लैटिस एनर्जी ज्यादा। तो लिथियम छोटा है इसलिए उसका ज्यादा है। फिर से हमने चार्जेस लिखा और आपकी चार्जेस देखकर हमने बता दिया जिसका चार्ज ज्यादा है उसका लैटिस एनर्जी ज्यादा है। इज इट क्लियर? यस यस। सर अगर माइनस में रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब माइनस प्लस का। हमको प्रोडक्ट देख रहे हैं, हमको साइन नहीं देखना, ओके सर। है ना? अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन पे पहले हम चार्जेस लिखें। बेरिलियम पे कितना चार्ज होता है? आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, एक ही ग्रुप के मेंबर हैं तो सबका चार्ज तो सेम ही आएगा। कौन सा Yes, फैक्टर एप्लीकेबल है अभी? साइज। साइज। तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होनी चाहिए? बेरिलियम। बेरिलियम। सर फिर डिक्रीज कर दी जाए। डिक्रीज। हाँ यस सर। ठीक है ना? अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? आपको टंगस्टन पता है? यस यस सर। सर। अब मुझे बताओ, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, तो सुना है ना हमने? यस यस सर। यस सर। तो अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है तो क्या वो मेल्ट होता है कि नहीं होता है? होगा ना सर। होगा। हाँ सर। ठीक, अब एक और पॉइंट कि अगर मेल्ट होता है तो मेटल्स को मेल्ट कहाँ किया जाता है? फर्नेस में, पता है ना? यस। हाँ हाँ सर। सर। यस सर। हम फर्नेस में सारे मेटल्स को मेल्ट कर लेते हैं, इवन टंगस्टन मेल्ट होता है, इस पर कोई डाउट मत रखिएगा। क्योंकि अगर आपको किसी भी मेटल का कोई भी आर्टिकल बनाना है तो मेल्टिंग कंपलसरी है और टंगस्टन का फिलामेंट बनता है, आपको पता है ना? यस सर। यस सर। अब आपने एक चीज जो कभी नहीं सोची, जो सोचनी चाहिए थी, वो ये कि सब कुछ मेल्ट हो जाता है तो फर्नेस क्यों नहीं मेल्ट होता? स्टोन का होता है। क्या क्या होता है? स्टोन। अच्छा, स्टोन का होता है। और इसका मतलब ऐसा सॉइल। अच्छा, स्टोन का फॉर्मूला क्या होगा? सिलिका से रहता है ना? नहीं वो तो सैंड है। पता है ना। स्टोन तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है बेटा, वो तो टूट जाता है, CO2 निकल जाता है उसमें से। आपने आज से पहले कभी ऐसा सोचा कि जहां पर सब कुछ मेल्ट हो जा रहा है वहां फर्नेस क्यों नहीं मेल्ट होता? सर उसका सर सोचा है लेकिन उसके पीछे का साइंस नहीं मालूम। अच्छा चलो एक बात और बताते हैं। नहीं, मैं आपको कुछ और बताता हूँ। देखो, चलो मान लेते हैं कुछ ऐसा होगा जिसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता, बट ऐसी चीज का सिलेक्शन कैसे किया गया होगा?
on what basis that compound is selected. कोई तो लॉजिक होना चाहिए, किस बेसिस पे सेलेक्ट कर रहे हैं. Lattice That energy. selection is based on lattice energy. क्योंकि lattice energy वो फोर्स है जो उसे स्ट्रांगली बॉन्ड करके रखते हैं. तो lattice energy के बेसिस पे वो सेलेक्ट किया गया. उस मटेरियल को हम, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टरी मटेरियल बोलते हैं. और मटेरियल कैल्शियम और मैग्नीशियम का ऑक्साइड होता है. कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है. राइट. अब एक और चीज, क्यों कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है? ये सीरीज के हिसाब से तो बेरिलियम होना चाहिए, तो वो तो और भी अच्छा हो सकता है. हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकते हैं। हाँ सर, लेकिन कैल्शियम चीप पड़ेगा। हाँ, बेरिलियम की अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए बेरिलियम बहुत एक्सपेंसिव है. Yes, sir. ठीक. अब ये मटेरियल जो यहाँ यूज हो रहा है फर्नेस की वॉल के लिए, ऐसा नहीं वो सिर्फ वही यूज होता है. आपने ऑब्जर्व किया हो, नोटिस किया हो, अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो सब कुछ जल जाता है. कभी आपने ऐसा सुना कि वॉल जल गई हो, सीलिंग जल गया हो, फ्लोर नहीं। जल कर? कभी नहीं ना. तो इसका मतलब कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाला मटेरियल वही है जो फर्नेस की वॉल में. तो रिफ्रैक्टरी मटेरियल का यूज ब्रिक्स को बनाने में भी किया जाता है. ठीक. अब एक चीज और आपने ऑब्जर्व करी हो शायद, कि पहले जो ब्रिक्स आती थी वो रेड कलर की होती थी, आजकल जो ब्रिक्स आती है वो ग्रे कलर की होती है. देखा है आपने? Yes, sir. Yes, sir. अचानक रेड से ग्रे कैसे हो गई? अचानक रेड से ग्रे कैसे हो गई? ग्रे तो हो गई, तो आपने देखा है. सर तो Sir, रेड वाला मटेरियल बहुत कॉस्टली होगा इसलिए ग्रे वाला ले रहे हो. अच्छा, ग्रे वाला मटेरियल क्या होता होगा? सीमेंट. सर पहले वाला आयरन से कुछ रहेगा ना? चलो मेरा चांस, मैं आपको बताता हूँ कि ये सब चीजें एक दिन में चेंज नहीं होती. क्या हुआ कि जो मटेरियल है ब्रिक्स बनाने का, ठीक है, वो जमीन को डिग करके निकाला जाता था, जमीन को खुदाई करके निकाला जाता था. कंटिन्यूअसली ब्रिक की डिमांड बढ़ने से डिगिंग भी बढ़ गई. अब जब डिगिंग बढ़ी तो सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होने लगी. सॉइल इरोजन सुना है ना आपने? Yes, sir. यस यस सर। तो कंटिन्यूअसली क्या होगा, फर्टाइल सॉइल जाने लगी. तो गवर्नमेंट ने ना बैन कर दिया उसको कि अभी डिगिंग नहीं होगी, ओवर डिगिंग होगी. ठीक. अब स्पेशली आप मुंबई में देखो, आप अभी जो भी ब्रिक्स हैं ग्रे, लेकिन आप कहीं छोटे शहर में जाओगे तो आपको रेड वाली ब्रिक भी दिख सकती है. तो जब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया तो कंस्ट्रक्शन तो नहीं रोक सकते, तो हमको एक सब्स्टिट्यूट की जरूरत थी. लेकिन पैरेलली ना हम एक और प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, फ्लाई ऐश. सुना है कि नहीं सुना आपने? नहीं सुना है सर। ठीक है. फ्लाई ऐश क्या होता है? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से निकलने वाला पॉल्यूटेंट है. इंडस्ट्रीज का पॉल्यूटेंट है जिसका मेजर पार्ट Fe2O3 का होता है. आयरन ऑक्साइड बहुत एक्सेस में होता है, चिमनी से निकलता है, लेकिन फिर भी ये एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर रहा है. इसकी वजह से सबसे जो प्राइमरी प्रॉब्लम आती है वो अस्थमा. राइट. ये हमारे लिए प्रॉब्लम बना था और कैल्शियम की अवेलेबिलिटी कम हो रही थी. देखो हमने क्या निकाला नया. जरा कंपेयर करो लेटाइस एनर्जी इन दोनों की. Fe2O3 ज्यादा है. Fe2O3 ज्यादा है। हमें सब्स्टिट्यूट मिल गया. हमारा ये पॉल्यूटेंट जो था वो यूज होने लगा, कंज्यूम होने लगा ब्रिक इंडस्ट्री. इसीलिए जो अभी जो ब्रिक्स आ रही हैं उनका लेटाइस एनर्जी स्ट्रेंथ ज्यादा है और डिगिंग की जरूरत कम हो गई. इज इट? समझा भाई? यस सर। यस Yes, सर. sir. एक और चीज बताते हैं आपको. सैंड पेपर पता है आपको? हाँ सर. यस हाँ सर। सर. सैंड पेपर का कॉम्पोजिशन पता है आपको? नहीं सर। नहीं सर. चलो, सैंड पेपर जिसे आप बोलते हो उसका जो एक्चुअल नेम है वो है एमेरी. EMERY. सैंड पेपर बोलते हो तो सैंड तो होगा ही, लेकिन सैंड के अलावा Fe2O3 और Al2O3 भी होता है. यहाँ ये जो तीनों कंपाउंड आपको दिख रहे हैं इनका सिलेक्शन लेटाइस एनर्जी के बेसिस पे ही किया गया है. यूज क्या होता है सैंड पेपर का?
सर स्मूथ करने के लिए स्मूथ करने के लिए sir. वुड को पॉलिश करने के लिए। इसे हम जो केमिकल वर्ड यूज होता है वो है एब्रेसिव। एब्रेशन के लिए यूज होता है। एब्रेशन का मतलब वही होता है जो आप बोल रहे हैं, सरफेस स्मूथनर, सरफेस को स्मूथ करने के लिए। समझ में आया गाइस? Yes sir. कॉपी तो वो सैंड पेपर के बाद क्या लिखा आपने स्लैश डाल के? EMERY। सर वो लास्ट वर्ड क्या लिखा है? एब्रेसिव, ABRESS। सर वो जो आपने वो फॉर्मूला दिया है उसमें वो एफ का मतलब क्या है? फोर्स, ओके ओके। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। इरेज कर दूं मैं? सर हो गया। सर अच्छा किया सर, आवाज नहीं जाना घूमने के बाद बोलोगे आप तो कैसे चलेगा? कम से कम अगर जिनका नहीं लिखा है वो लोग तो जरूर बोलो। जिनका लिख लिया है, जिन्होंने वो ना बोले चलेगा, मैं समझ लूंगा, लेकिन जिनका नहीं कॉपी हुआ है वो प्लीज बोल दिया करो।
देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये आपको पता है सब, लेकिन आज हमें इनके रीजन समझने हैं क्योंकि हमारे लिए रीजनिंग इंपॉर्टेंट होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, आप NaCl का एग्जांपल ले दो, बताएंगे क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है? डिफाइंड स्ट्रक्चर। सर वो सर शार्प एजेस रहते हैं और वैसा रहता है। NaCl में शार्प एजेस देखे हैं आपने? यस सर, वो जब भी कोई कोई बार पाउडर्ड फॉर्म में आता है, कोई कोई बार वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आता है। देखिए जरा, इस तरीके का अरेंजमेंट होता है आयनिक कंपाउंड्स का। अगर एक कैटायन है तो दूसरा एनायन होगा, एक एनायन है तो दूसरा नेक्स्ट कैटायन होगा, यानी कैटायन एनायन का अल्टरनेट अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन फॉर्म। और ऐसी एक यूनिट को हम LATTIC लैटाइज बोलते हैं, फिक्स लैटाइज, मतलब जिसकी जो पोजीशन है वो फिक्स है। अगर यहाँ सोडियम है तो यहाँ क्लोराइड होगा, यहाँ क्लोराइड है तो यहाँ सोडियम होगा। तो दैट यस सर। नेक्स्ट देखिए, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों होता है हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक High फोर्स ऑफ force of अट्रैक्शन, attraction. स्ट्रांग होता है वो। हाँ, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। फिर बैड कंडक्टर है, पता है ना आपको? किसी को गुड तो नहीं लग रहा? नहीं सर। कंडक्टिविटी इन मोल्टेन एंड एक्वेस। मोल्टेन है, एक्वेस है, आप कंडक्टिविटी ले लो। लेकिन आप बोलोगे सोडियम क्लोराइड कंडक्टर होता तो बिल्कुल नहीं होता। अगर होता तो फिर हमारे यहाँ केबल में कॉपर की जगह पर सोडियम क्लोराइड भर दिया जाता। ठीक, तो जब तक आयंस उसके स्प्लिट नहीं करेंगे तब तक कंडक्टिविटी नहीं होगी। और स्प्लिटिंग के लिए या तो आप उससे मोल्ट सर डीपी क्या होता है? क्या क्या डीपी पूछ रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट है। ये मोल्टेन सर वो पूछ रहा था, ऊपर आपने BP लिखा है, वो क्या था? बॉइलिंग पॉइंट, यही पूछ रहे हो ना? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग। ठीक है, चलो। लाइक डिसॉल्व लाइक, ये सॉल्युबिलिटी का पार्ट है। इसका मतलब क्या होता है? ये बेसिक फ्रेज अगर आप याद रखोगे तो आगे बहुत आसान हो जाएगा। देखो, दो तरीके के कंपाउंड्स होते हैं, पोलार एंड नॉन पोलार। मतलब क्या है वो 5 मिनट के बाद समझा देंगे। ठीक है, तो जो भी कंपाउंड पोलार होगा वो सॉल्युबल पोलार में होगा, जो नॉन पोलार होगा वो सॉल्युबल नॉन पोलार में। बस, तो अभी 5 मिनट के बाद आएगा। इसके बाद हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड क्यों होते हैं बोलिए? सर वही सर वो लैटिस में होते हैं ना। रहता है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। अच्छा, ब्रिटल क्या होते हैं? बस ये मत बोलना कि टूट नॉन जाते हैं। मेटल्स ब्रिटल होता है सर। जो केमिस्ट्री में ब्रिटलनेस का मतलब क्या होता है? सर वो थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगा तो इजीली ब्रेक हो जाता, मतलब हाँ ब्रेक हो जाते हैं। क्रम्पल हो जाता है पूरा। अच्छा, और देखो, अगर आप सिर्फ ये बोलोगे कि फोर्स लगाते हैं और वो टूट जाता है तो फिर मैं बोलूंगा कि क्रैकजैक बिस्किट आता है, उसके पैकेट पे ब्रिटलनेस क्यों नहीं लिखते? सर वो ये शेयर फोर्स लगाने पे। कौन सा फोर्स? सर थोड़ा इलास्टिक Execution। डिफॉर्मेशन की वजह से होता है। जरा देखिएगा इसे अच्छे से। इस तरीके का अरेंजमेंट होता है कंपाउंड का। जब इस पे हम प्रेशर लगाते हैं तो ये लेयर स्लिप कर जाती है। अब देख रहे हैं स्लिपिंग ऑफ लेयर, और जैसे ही स्लिप करती है सेम चार्जेस पास में आ जाते हैं।
और सेम चार्जेस पास में आएंगे तो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। इज इट? सर इलास्टिक लिमिट बोल सकते हैं ना इसको? आप बोल सकते हैं। मैंने देखो एक्चुअल जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन किया जाता है वो किया, आप उसे टर्मिनोलॉजी कैसी है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दिया जाता है। अगर ऑप्शन में हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है तो आप जो बोल रहे हो वो भी चलेगा। करिए कॉपी। आपका वॉइस स्प्लिट हो रहा है, क्या कह रहे हैं? बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके में, आवाज नहीं समझ आ रही है। लाइक डिसॉल्व लाइक क्या है? लाइक डिसॉल्व लाइक मैंने कहा अभी 5 मिनट के बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, पोलर और नॉन पोलर। डन। नहीं सर। 2 minutes, sir. No, sir.
Has done. Yes, sir. ठीक है. देखिए जरा. Covalent bonds, chemical bond formed by the mutual sharing of electron. Mutual sharing का मतलब give and take होता है. ठीक. कंडीशन क्या है? END शुड बी जीरो. END याद आ रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, जो आयनिक में बहुत हाई होना चाहिए था, यहाँ पर जीरो होता है. क्लासिफिकेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स हम CVB लिखते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई. तो शेयरिंग ऑफ वन पेयर से सिंगल बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ टू पेयर से डबल बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ थ्री पेयर से ट्रिपल बॉन्ड बनता है. वेरी गुड.
डन। Yes, sir. देखिए जरा, पीएनडी के बेसिस पे यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के बेसिस पे देखेंगे तो दो तरीके के कोवेलेंट बॉन्ड हैं, पोलार और नॉन पोलार। अभी मैंने पीछे आपको जो बताया था वही रिलेट कर रहे हैं। पोलार जो भी होगा वो हेटेरोएटॉमिक होगा। हेटेरोएटॉमिक का मतलब दो डिफरेंट एटम, HCl, HBr, H2O। होमो एटॉमिक आइडेंटिकल, O2, H2, Cl2, Br2, I2 सब सिमिलर होंगे। तो आप खुद ही देखिए, अगर दोनों आइटम सेम होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना आएगा? जीरो। लेकिन अगर डिफरेंट आइटम्स होंगे तो जीरो नहीं हो सकता, नॉन जीरो। तो इसने तो कंडीशन फॉलो किया, 100% प्योर है। पर इसने कंडीशन फॉलो नहीं किया तो ये इम्प्योर हो गया। अब इम्प्योरिटी किसकी होगी? आयोनिक की। तो हम इसमें बता सकते हैं कि कितना आयनिक है। अगर आपको याद आ रहा हो, ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा है। Yes, क्या sir. याद आ रहा है? Yes, sir. परसेंटेज आयनिक 16, x से डिफरेंस xb प्लस 3.5, x से डिफरेंस xb का होल स्क्वायर, हैना स्मिथ इक्वेशन। xa and xb are the electronegativity of atom A and B। तो अभी पोलर नॉन पोलर का मतलब समझ में आया आपको? Yes, sir. चलिए, सर वो 3.5 है ना? हाँ 3.5।
Done, sir. हो गया सबका? मैं इरेज कर रहा हूँ। सभी तरफ देखो। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट इन ऑल फेजेस। कोवेलेंट सब फेजेस में होता है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। क्रिस्टलाइन भी होता है, एमॉर्फस भी होता है। लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर वाला soluble in पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर वाला soluble in नॉन पोलर सॉल्वेंट। बैड कंडक्टर है एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में कंडक्टिविटी क्यों है? ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, लेकिन अगर केस जाइंट मॉलिक्यूल्स का आ जाए, जाइंट मॉलिक्यूल समझते हैं लोग? क्यों गाइस? बोलिए। जाइंट मॉलिक्यूल का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा लार्ज स्ट्रक्चर्स होते हैं, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है। डायमंड, सिलिका, कार्बोरेंडम। सर एमोर्फस क्या होता है? क्या चीज? एमोर्फस। जिस तरीके से क्रिस्टलाइन में आपको अपोजिट चार्ज दिखाए थे, एमॉर्फस में सिमिलर होंगे। सर लास्ट एग्जांपल क्या है? कार्बोरेंडम, RUNDUM।
सर वो सिलिका के बाद में क्या लिखा है? कार्बोरेंडम। डन। इरेज कर रहा हूं मैं। देखिए जरा नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर बाय सिंगल एटम। क्या क्यों कैसे तो मैं आगे आपको बताऊंगा। बढ़िया एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, दो टर्म आ रहे हैं, शेयरिंग भी और ट्रांसफर भी। ट्रांसफर इज अ पार्ट ऑफ आयनिक बॉन्ड, शेयरिंग इज अ पार्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ कोवेलेंट और आयनिक दोनों के कैरेक्टर्स हैं, इसीलिए हमने यहाँ लिखा है इट शोज इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी। सेकेंडली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, डोनर टू एक्सेप्टर। नोट करिए। सर हाँ सर इसका एग्जांपल HCl हो सकता है ना? बेटा अभी हम बना के दिखाएंगे एग्जांपल्स आपको। H4Cl होगा। 2 मिनट ठंड रखो, अभी सब बताते हैं। सर एरो के बाद क्या लिखा है? इसके बाद एरो के डोनर टू एक्सेप्टर।
सर उसके बाद क्या लिखा है, लास्ट पॉइंट का पहला वर्ड क्या है? those intermediate property. Yes, sir. Done. चलिए अभी मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ वो अभी तक हमने जो भी बॉन्ड्स पढ़े उनसे रिलेटेड पॉइंट्स पर कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो जरा ध्यान से सुनना, जो स्ट्रक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक आगे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए तो इसके अकॉर्डिंग 3 स्टेजेस को क्रॉस करना होगा। पहला आप देख पा रहे हैं स्केलेटन लिखा हुआ है ऊपर, फिर डॉट और फिर डैश। ये क्या कैसे होगा वो बताते हैं। पहले स्केलेटन के लिए आप समझ लीजिए, मैंने 2 एग्जांपल लिए हुए हैं, एक H2SO4 और एक वाटर का। रूल जरा ध्यान से सुन लीजिए। किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे पहले सेंट्रल एटम का आइडेंटिफिकेशन करना होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल एटम कैसे होगा? तो अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हिच इज लीस्ट इन नंबर, अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हिच इज लीस्ट इन नंबर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के जिसका नंबर सबसे कम होगा वो बनेगा सेंट्रल एटम। तो H2SO4 में सेंट्रल एटम कौन सा होगा? सल्फर। सल्फर। ठीक। लेकिन अगर किसी के पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कुछ है ही नहीं तो इसमें सेंट्रल एटम क्या बनेगा? जिसका नंबर कम हो। ऑक्सीजन। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, एसिड्स में बेसिसिटी होती है, बेसिस में एसिडिटी होती है। ये आपको सुना होगा आपने, एसिडिटी हाँ सर पता है। रिप्लेसेबल OH, सॉरी और बेसिसिटी जो है वो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस। तो जिसकी जितनी बेसिसिटी उसमें उतने OH बनाने हैं। तो H2SO4 की बेसिसिटी कितनी दिख रही है आपको? मतलब कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? बेसिसिटी दो। मतलब रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? 2। 2। अब सेंट्रल एटम हमें मिल गया सल्फर, बेसिसिटी जितनी होगी उतने OH बनाने होंगे आपको। तो कितने हैं? 2। इसके बाद लुईस के अकॉर्डिंग सेंट्रल एटम को हम 4 साइड से कवर कर सकते हैं। तो 2 साइड तो यूज कर लिया, कितने एटम बाकी हैं? और 2 ऑक्सीजन कहां के। पर प्लेस करते हैं? समझ में आई ये बात? हाँ सर। हमने ये स्टेप किया। अब डॉट बनाने के लिए हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए हो। अगर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता तो ग्रुप नंबर से भी काम चलेगा। जैसे हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 1, 1। ग्रुप नंबर 1। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 6,
6 ग्रुप नंबर 6। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 क्योंकि वो ऑक्सीजन के नीचे आता है। नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, फास्फोरस का 5, कार्बन का 4। तो अगर अभी आपको नहीं याद है तो आप रेफर कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल से, बट ये बहुत सिंपल है। अब मैं यहाँ पर डॉट बनाने जा रहा हूँ। सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अलग अलग सिंबल्स यूज कर रहे हैं। ऑक्सीजन के भी 6, हाइड्रोजन का 1 जिसे हम डॉट से रिप्रेजेंट। ठीक, हमने बना दिया। इसके बाद ये हमारा डॉट हो गया है। अब क्योंकि हम लुईस की थ्योरी फॉलो कर रहे हैं तो लुईस ने ऑक्टेट कंसेप्ट बोला था। तो हाइड्रोजन का तो ऑक्टेट नहीं होता, हाइड्रोजन का तो ड्यूप्लेट होता है। तो देखिए आप जरा, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, 1 टेकन फ्रॉम ऑक्सीजन, सेम ईयर। कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं सर, नहीं सर। अब आते हैं, आप किसी भी ऑक्सीजन को, सेंट्रल एटम को छोड़ के सबका कंप्लीट कर दीजिए। ऑक्सीजन के पास 6 है, कितना चाहिए? 2 किससे लेगा? सल्फर। सेम ईयर। इस ऑप्शन के पास आते हैं, 6 था, 1 टेकन फ्रॉम हाइड्रोजन एंड 1 फ्रॉम सल्फर, सेम ईयर। अब आते हैं सेंटर एटम सल्फर। कितने इलेक्ट्रॉन है सल्फर के पास? 6। अब हाँ, अभी तो 6 थे, मतलब अभी तो सब हो कितने गए। चाहिए उसको? 2। तो वो किससे लेगा? अब इस बात का ध्यान रखिएगा, जब कभी भी सेंट्रल एटम की चॉइस की बात आएगी तो वो हमेशा बेसिसिटी से लेगा, यानी लेफ्ट और राइट से। तो ये कैसा हो गया? ऐसा। समझा? अब आप देखिए जरा कि इससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने पेयर की शेयरिंग है? एक। एक। तो कितने बॉन्ड बनेंगे? सिंगल बॉन्ड। सिंगल। अब इस सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कितने पेयर की शेयरिंग है? एक। 2। तो इधर भी एक हो गया। अब ऊपर सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कितने पेयर की शेयरिंग है? एक। 2 2। ध्यान से देखो, एक ही है सर। नहीं, आपको ध्यान से देखना है। 2 है सर, 2। के साथ तो एक भी नहीं है। चलो देखो, सल्फर ने यहाँ जो शेयरिंग करी है वो एकदम अलग है। सल्फर ने ऑक्सीजन को दिया है, पर क्या उसे लिया इलेक्ट्रॉन? सल्फर इज बिहेविंग लाइक डोनर, तो कोऑर्डिनेट हो, रिसीवर। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट। ये बना। समझा? हाँ सर। यस ये सर। dash हो गया। यस सर। ठीक, अब जरा वाटर का भी बना के देख लेते हैं। ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1। हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा ऐसे ही। और देखो ये ऑक्सीजन किया, एक एक दोनों से ले लिया। आई डोंट थिंक इसमें किसी को प्रॉब्लम हो। गाइस क्लियर है ये बात? सर सर मुझे ये डाउट है सर, सल्फर ने वो जो ऑक्सीजन ऊपर वाले और नीचे वाले से क्यों नहीं लिया 2 इलेक्ट्रॉन? ये बिल्कुल सही बात है। तो बेसिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी स्ट्रक्चर। बेसिसिटी जो है ना, और एसिडिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट है शेयरिंग उसी के साथ करेगा, जो अनइम्पोर्टेंट है उसको बाद में रखना है। अगर इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ फुलफिल नहीं होती तो वो इनसे भी ले लेता। अच्छा, समझ ओके। आ गया? हाँ, हाँ। कॉपी करिए और नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे।
Done? नहीं सर. नहीं सर. सर 2 मिनट. सर सेंट्रल एटम कैसे सिलेक्ट करना हो बोल सकते हो आप वापस? हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के जिसका नंबर सबसे कम होगा. इन शॉर्ट यही है कि जो सबसे कम होगा वही होगा. Done? नो सर. कहां पर पहुंचे? सर वो स्ट्रक्चर. डन सर. सबका हो गया? डन सर. डन सर. ये नोट करिए, ये आपका होमवर्क है, ये तीनों स्ट्रक्चर्स आपको बना के रखने हैं. इन स्ट्रक्चर्स को आप ट्राई करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. इज इट ओके गाइस? यस सर. यस सर.